नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, बहुत लंबा समय हो गया, लगभग 10 दिन हो गए। मैं भी थोड़ा आराम के मूड में आ गई, लेकिन अब वापस से हम तैयार हैं पढ़ने के लिए और जूझने के लिए। जूझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता मिलती नहीं। और आज से हम जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं दोस्तों, वो है भारतीय काव्य शास्त्र। बहुत सारे बच्चों के यूट्यूब पर भी और व्हाट्सएप पर भी मैसेजेस आ रहे थे कि काव्य शास्त्र पढ़ाइए मैम, काव्य शास्त्र पढ़ाइए। तो मैंने सोचा चलिए काव्य शास्त्र से शुरू करते हैं। और काव्य शास्त्र शुरू करने के दो और महत्वपूर्ण कारण हैं। पहली बात ये कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो चुका है। दूसरी बात, आगामी परीक्षा नेट की है। तीसरी बात, एक परीक्षा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की है, लेकिन एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की अभी कोई डेट नहीं आई है। दूसरी बात, नेट के पाठ्यक्रम के में परिवर्तन की संभावना है। तो हम अगर उस पाठ्यक्रम को आगे बढ़ाएं और जो चीज हम पढ़ें वो टॉपिक ही अगर पाठ्यक्रम से बाहर हो जाए, तो हमारी मेहनत, हमारा समय, सब कुछ व्यर्थ नष्ट होगा। तो ऐसी स्थिति में वो टॉपिक उठाना उचित समझा गया जो हर स्थिति में पाठ्यक्रम में रहने वाला है, चाहे संस्कृत विभाग की आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो या फिर नेट हो। तो हम बहुत सरल तरीके से भारतीय काव्य शास्त्र को पढ़ेंगे और वो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपको बहुत आसान, सहज और सरल तरीके से काव्य शास्त्र समझा सकूं, ताकि आपके मन में जो काव्य शास्त्र का एक भय है वो दूर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। दोस्तों, काव्य शास्त्र एक बहुत ही जटिल विषय है। जटिल इसलिए कहूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारे शास्त्रीय मानदंड शामिल होते हैं। दूसरी बात, क्योंकि काव्य शास्त्र की परंपरा संस्कृत से शुरू होती है, तो जो भी मान्यताएं हैं वो संस्कृत भाषा में है। तो बच्चों को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत, उनको समझने में थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने इसका एक तोड़ निकाला है कि सबसे पहले हम मूल विषयों पर आए, उससे पहले हम भारतीय काव्य शास्त्र की पृष्ठभूमि अपने मस्तिष्क में तैयार करेंगे, एक आधार, एक नींव तैयार करेंगे, ताकि हमारे मस्तिष्क में एक मोटी मोटी रूपरेखा भारतीय काव्य शास्त्र की बन जाए और फिर उस पर जो इमारत बनेगी वो निश्चित रूप से बुलंद होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय काव्य शास्त्र की पृष्ठभूमि, यानी वो आधारशिला, वो नींव जिस पर हम भारतीय काव्य शास्त्र की इमारत खड़ी करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जानना यह जरूरी है कि काव्य शास्त्र आखिर है क्या। हम पढ़ते तो हैं, और मैं सब जानती हूं कि आजकल विद्यार्थी सब 1 वीक सीरीज लेकर आते हैं और पढ़ते हैं। तो उस स्थिति में चुने हुए विषयों को पढ़ने से निश्चित रूप से बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें, बहुत सारे पारिभाषिक शब्द उनकी स्मृति में अपनी जगह बना ही नहीं पाते, उनकी समझदारी का हिस्सा नहीं बन पाते। तो जरूरी है कि हम उन चीजों को, उन बिंदुओं को समझें, ताकि हम गहराई से समझ सकें और फिर कभी हम उस चीज को भूले नहीं। तो प्रश्न ये है कि काव्य शास्त्र क्या है। तो दोस्तों, काव्य शास्त्र यानी साधारण में दो अर्थ है, दो शब्द है, काव्य और शास्त्र। काव्य का अर्थ कविता, आप सभी जानते हैं। शास्त्र यानी विज्ञान। तो काव्य शास्त्र, विज्ञान का मतलब आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री से नहीं लेंगे। किसी की भी जब विधिवत हम गहराई से अध्ययन करते हैं, तो अध्ययन करने के जो उसके आधारभूत तत्व होते हैं, उनसे मिलकर जो शास्त्र बनता है उसे विज्ञान कहते हैं। तो कविता का शास्त्र, अब कविता का शास्त्र क्या है। कविता का शास्त्र क्या है, यानी वो शास्त्र जिसमें हम काव्य के विविध पक्षों का अध्ययन करेंगे। तो हमें काव्य शास्त्र का अर्थ क्या लेना है, वो शास्त्र जिसमें हम काव्य के विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले हैं। अब प्रश्न ये है कि काव्य के विविध पक्ष क्या हैं। जब तक हम काव्य के विविध पक्ष नहीं समझेंगे, हम समझेंगे ही नहीं कि काव्य शास्त्र क्या है, वरना ये तो एक रटी रटाई परिभाषा हो गई। तो काव्य शास्त्र में काव्य के जो विविध पक्ष जिनका अध्ययन किया जाता है वो है काव्य का स्वरूप। काव्य का स्वरूप क्या है, काव्य के स्वरूप में क्या क्या चीजें आती हैं। काव्य हेतु, जो हमारे पाठ्यक्रम में है और हम पढ़ने वाले हैं। काव्य हेतु, काव्य के लक्षण क्या है, यानी एक श्रेष्ठ काव्य में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, शास्त्रीय आधार पर, परंपरागत आधार पर, संस्कृत
शास्त्र के नियमों के आधार पर कौन कौन सी लक्षण होनी चाहिए, काव्य का प्रयोजन क्या होना चाहिए, काव्य कितने प्रकार का होता है, शब्द शक्ति क्या है, ये सब क्या है, ये सब है काव्य के विविध पक्ष। और काव्य के स्वरूप में क्या क्या चीज आती है, काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन और काव्य भेद। ये ब्रैकेट में इसीलिए लिखे गए हैं दोस्तों कि काव्य के स्वरूप में ये सब शामिल होते हैं। और उसके बाद पहला पक्ष ये हो गया, दूसरा हो गया शब्द शक्ति, तीसरा हो गया ध्वनि, चौथा गुणीभूत व्यंग्य, पांचवा रस, छठा नाट्य विधान, सातवां दोष, आठवां गुण, नवा रीति और 10वां अलंकार। ये 10 संस्कृत काव्य शास्त्र में 10 काव्य के विविध अंग माने गए हैं। इन 10 काव्य अंगों को आप कंठस्थ कर लेंगे। और वैसे भी आप सब जानते हैं, हम जब आगे पढ़ेंगे तो इनमें से अधिकांश चीजें हमें पढ़नी ही है, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए कि काव्य के विविध पक्षों की जब हम बात करते हैं, काव्य के अंगों की जब हम बात करते हैं, तो उसका अभिप्राय क्या है। इसके लिए जो तकनीकी शब्द है, जो पारिभाषिक शब्द है, वो है काव्य के अंग। लेकिन मैंने पक्ष इसलिए कहा ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो जाए। अब बात यह है कि काव्य शास्त्र तो हमने समझ लिया, अब भारतीय काव्य शास्त्र क्या है, क्योंकि काव्य शास्त्र तो अंग्रेजी में भी होता है। अंग्रेजी में काव्य शास्त्र के लिए एक शब्द है पोएटिक्स। अब भारतीय काव्य शास्त्र की, क्योंकि हम दो तरह के काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र। तो भारतीय काव्य शास्त्र का क्या अर्थ है, भारतीय काव्य शास्त्र का अर्थ है संस्कृत काव्य शास्त्र परंपरा। अब संस्कृत काव्य शास्त्र परंपरा को भारतीय काव्य शास्त्र क्यों कहते हैं, उसकी सीधी सी एक सरल सी बात है, कारण है उसका एक बहुत सीधा सा, कि हमारे साहित्य का जब विकास हुआ, काव्य का जब विकास हुआ, तो किस भाषा से हुआ, संस्कृत भाषा से। चाहे वो वैदिक संस्कृत हो, चाहे वो लौकिक संस्कृत हो, काव्य की लेखन की जो परंपरा है वो संस्कृत से शुरू हुई। और उसके बाद अलग अलग भाषा के रूप हुए, लौकिक के बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, और उसके बाद कहीं जाकर क्षेत्रीय भाषाएं, और उसके बाद खड़ी बोली का नंबर आता है। यानी हमारी खड़ी बोली हिंदी, हिंदी में हम जिस काव्य शास्त्र की बात करते हैं उसकी जड़ कहाँ है, उसकी जड़ है संस्कृत की काव्य शास्त्र परंपरा में, क्योंकि हमारी भाषा की, हमारी बोली की जड़ भी वही है। इसलिए जब हम भारतीय काव्य शास्त्र की बात करते हैं तो हमारा अर्थ होता है संस्कृत की हमारी जो काव्य शास्त्र परंपरा है उससे। अब अगले बिंदु पर आते हैं। अब बात यह है कि काव्य शास्त्र क्यों शब्द इस्तेमाल किया गया। आजकल बहुत ज्यादा इस पर भी चर्चा हुई पिछले कुछ वर्षों में, और कुछ विद्वानों ने इसे साहित्य शास्त्र कहना अधिक उचित माना। लेकिन क्यों इसे काव्य शास्त्र कहा गया, उसका कारण है कि प्रारंभ में जब काव्य लेखन की परंपरा शुरू हुई दोस्तों, उस समय पद्य के रूप में ही काव्य लिखे जाते थे। इसलिए कविता से, कवि शब्द से काव्य बन गया, तो कविता से काव्य शब्द जब बन गया, क्योंकि पद्यात्मक लेखन होता था, पद्य के रूप में लिखे जाते थे, इसलिए उन्हें काव्य कहा गया। गद्य का विकास बाद में हुआ, गद्य के उद्भव और विकास में हम ये बात अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इसलिए काव्य के विविध पक्षों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को, शास्त्र को काव्य शास्त्र कहा गया। अब आधुनिक काल में काव्य अर्थात साहित्य के बहुत सारे रूप आ गए हैं। गद्य का भी विकास हो गया है, पद्य भी हो गया, और गद्य में भी बहुत सारे रूप हैं, पद्य में भी बहुत सारे रूप साहित्य में विकसित हो गए हैं। इसलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि इसको काव्य शास्त्र के स्थान पर साहित्य शास्त्र कहना चाहिए। लेकिन अभी तक सबसे अधिक सटीक जो शब्द है वो काव्य शास्त्र ही है, क्योंकि अधिकांश विद्वान साहित्य शब्द में अतिव्याप्ति दोष मानते हैं। इसलिए काव्य शास्त्र शब्द का प्रयोग ही अभी तक अधिक होता है। काव्य के स्थान पर साहित्य शब्द का प्रयोग अधिक उपयुक्त है, ऐसा कुछ विद्वान मानते हैं। कुछ विद्वान मानते हैं कि साहित्य शब्द में अतिव्याप्ति दोष है। अतिव्याप्ति दोष क्या होता है, जब एक शब्द में बहुत सारा अर्थ समाहित होता है, विस्तृत, तो उसे अतिव्याप्ति दोष कहते हैं। अब बात आती है भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा की। जब हम काव्य शास्त्र से परिचित हो गए, भारतीय काव्य शास्त्र की जड़ें कहाँ हैं, वह उससे परिचित हो गए, तो हमें यह भी पता होना चाहिए कि भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा किन किन पड़ावों से होकर के गुजरी। क्योंकि बहुत सारे नेट में तो बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं कि
उनके कालक्रम पर आधारित और आचार्यों के, विभिन्न आचार्यों की कृतियों पर आधारित, तो हमारे लिए ये जान लेना जरूरी है। और इस परंपरा को समझने से एक और लाभ होगा कि हम उन छोटे छोटे बिंदुओं को बारीकी से जान पाएंगे जिन्हें हमें आगे विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात जहां से भारतीय काव्य शास्त्र शुरू होता है दोस्तों, वो है भरत मुनि का ग्रंथ नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नाम के ग्रंथ की रचना की और भरत मुनि का जो निश्चित समय है वो अभी तक ज्ञात नहीं है। ऐसी स्थिति में यह माना गया है कि दूसरी शताब्दी ईस्वी भरत मुनि का समय रहा होगा, यह अनुमानित है। भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा का प्रारंभ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा का प्रारंभ कहां से माना जाता है, तो भरत मुनि से। आगे चले। भरत मुनि का समय दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शती ईस्वी के मध्य कहीं माना गया है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र काव्य शास्त्र का पहला उपलब्ध ग्रंथ है। प्रश्न पूछा जाए कि काव्य शास्त्र का पहला उपलब्ध ग्रंथ कौन सा है, तो भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। भरत मुनि इस दृष्टि से संस्कृत काव्य शास्त्र के आदि आचार्य कहलाते हैं। आदि आचार्य होने का मतलब क्या है? आदि का मतलब प्रारंभिक, पहला, सर्वप्रथम आचार्य कहलाते हैं। जिस तरह से वाल्मीकि आदि कवि कहलाते हैं, रामायण आदि काव्य कहलाता है, उसी तरह से संस्कृत काव्य शास्त्र के आदि आचार्य कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि ने अपने ग्रंथ में पूर्ववर्ती नंदिकेश्वर आदि आचार्यों का रस समर्थक के रूप में उल्लेख किया, क्योंकि इन्होंने रस सूत्र हमको दिया, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये सूत्र हमें भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र के माध्यम से दिया। उन्होंने जब इस सूत्र की चर्चा की तो उससे अपने पहले के समय में हुए जो आचार्य थे, जिनमें नंदिकेश्वर का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है, और भी कई आचार्य, उन सबके रस के समर्थन में जो विचार व्यक्त किए गए थे उनका उल्लेख उन्होंने अपने ग्रंथ में किया। किंतु भारतीय काव्य शास्त्र, लेकिन नंदिकेश्वर आदि जो पूर्ववर्ती, भरत मुनि से पूर्ववर्ती जो आचार्य थे, उन्होंने भले ही रस का उल्लेख किया, लेकिन रस की व्यवस्थित परंपरा की शुरुआत कहां से होती है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से होती है। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे अच्छी तरह कंठस्थ कर लेंगे। नाट्य शास्त्र को पंचम वेद किसने कहा है? तो स्वयं भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहा है। अगला बिंदु, नाट्य शास्त्र जो ग्रंथ है उसमें कुल 36 अध्याय हैं और लगभग 5000 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, नाट्य के यानी नाटक के विविध पक्षों का विवेचन करने वाला ग्रंथ है। नाट्य शास्त्र का जो छठा और सातवां अध्याय है उसमें भरत मुनि ने रस को समस्त ललित कलाओं का प्राण तत्व माना है। कौन से अध्याय में? छठे और सातवें अध्याय में रस को, सारी जो ललित कलाएं हैं, केवल साहित्य ही नहीं, काव्य ही नहीं, बल्कि सारी ललित कलाओं का प्राण तत्व माना है उन्होंने। और रस और भाव का यहाँ पर विस्तृत विवेचन किया है, जो भरत मुनि से पहले कहीं भी किसी आचार्य ने नहीं किया, किसी भी ग्रंथ में नहीं किया गया। नाट्य शास्त्र के 16वें अध्याय में, छठे सातवें अध्याय की बात हो गई, 16वें अध्याय में भरत मुनि ने जहां वाचिक अभिनय की बात की है, वहां वाचिक अभिनय के संदर्भ में वे 4 अलंकारों, 10 गुणों और 10 दोषों का वर्णन भी करते हैं। और इस तरह से काव्य शास्त्र के जो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, काव्य गुण, काव्य दोष, अलंकार और रस, इन सब का एक साथ एक ही ग्रंथ में विवेचन करने की जो व्यवस्थित परंपरा की शुरुआत है वो यहीं से होती है, भरत मुनि से ही होती है। आगे चलें। अब दूसरे जो महत्वपूर्ण आचार्य आते हैं वो है भामह। भामह का समय माना गया है छठी शताब्दी। देखिए, दूसरी शताब्दी के बाद सीधे छठी शताब्दी, और दूसरी शताब्दी भी अनुमानित है, दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व से दूसरी शताब्दी ईस्वी के मध्य कहीं भरत मुनि का समय निर्धारित हुआ होगा। तो ऐसी स्थिति में विद्वानों का कहना है, संस्कृत आचार्यों का कहना है कि भरत मुनि के बाद लगभग 500 वर्ष तक कोई भी ऐसा उल्लेखनीय काव्य शास्त्र से संबंधित कार्य किया ही नहीं गया, कोई ग्रंथ लिखा ही नहीं गया। और यही कारण है कि काव्य शास्त्र की, संस्कृत काव्य शास्त्र की जिस परंपरा का आगाज भरत मुनि से हुआ, वो परंपरा इन लगभग 500 वर्षों तक अवरुद्ध सी रही। फिर आए भामह छठी शताब्दी ईस्वी में, और भामह ने संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकारवाद की सुस्पष्ट और वैज्ञानिक मीमांसा प्रस्तुत की। आपको एक बात बहुत अच्छे से याद रखनी है दोस्तों,
कि भरत मुनि जो आदि आचार्य हैं संस्कृत काव्य शास्त्र के, नाट्य शास्त्र जो आदि ग्रंथ है संस्कृत काव्य शास्त्र का, वे रस को काव्य का प्राण तत्व मानते हैं। लेकिन भामह जो 6ठी शताब्दी ईस्वी में होते हैं, वे उन्होंने अलंकारवाद की स्थापना की, यानी उन्होंने काव्य की आत्मा अलंकार को माना। जितने भी अलंकारवादी आचार्य हैं वे सब काव्य की आत्मा, काव्य का प्राण तत्व अलंकार को मानते हैं। रसवादी आचार्य रस को मानते हैं, रीतिवादी रीति को मानते हैं, ध्वनिवादी ध्वनि को मानते हैं। यही मूल विवाद का विषय रहा है कि आखिर काव्य की मूल आत्मा यानी काव्य का प्राण तत्व किसे माना जाए। भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा में भामह प्रथम अलंकारवादी आचार्य हैं। ये महत्वपूर्ण बिंदु है। सबसे पहले अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय काव्य शास्त्र परंपरा में प्रथम अलंकारवादी आचार्य कौन है, तो आपको कंठस्थ होना चाहिए कि भामह प्रथम अलंकारवादी आचार्य हैं। आगे चले। भामह ने कौन सा ग्रंथ लिखा? काव्यालंकार ग्रंथ लिखा। काव्यालंकार ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। जिस तरह से रस के विवेचन के लिए नाट्य शास्त्र महत्वपूर्ण है और उस पर आधारित अनेक बहुत ग्रंथ बाद में लिखे गए, उसी तरह से दोस्तों काव्यालंकार ग्रंथ भी अलंकारवादी संप्रदाय के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण है और इस पर भी आधारित अनेक ग्रंथ बाद में लिखे गए। और इस ग्रंथ में, काव्यालंकार ग्रंथ में 6 परिच्छेद है और इन 6 परिच्छेदों में क्रमशः काव्य शरीर यानी काव्य का स्वरूप, अलंकार दोष, न्याय निर्णय और शब्द शुद्धि का विवेचन किया गया है। काव्य शास्त्र परंपरा में भामह की 2 उपलब्धियां विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यदि प्रश्न पूछा जाए असंगत कथन भामह के बारे में या भामह की उपलब्धियों के बारे में या काव्य शास्त्र परंपरा में भामह के योगदान के विषय में, तो आपको ये 2 बिंदु कंठस्थ होने ही चाहिए। क्या है वो 2 उपलब्धियां? पहला, काव्य गुणों का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। भरत मुनि ने 10 काव्य गुण, 10 काव्य दोषों की चर्चा की थी, लेकिन उन्होंने यानी भामह ने काव्य के 10 गुणों को 3 में समाहित किया और माधुर्य, ओज, प्रसाद नामक जो 3 गुण माने जाते हैं, आज तक मान्य है उनका ये मत भामह के द्वारा ही स्थापित किया गया। दूसरी बात, इन्होंने वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का मूल बताया और यही कारण है कि इनके इसी मत पर आधारित कर बाद में कुंतक ने वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना की। कालांतर में कुंतक ने वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब तीसरे बिंदु पर आते हैं दंडी। दंडी का समय माना गया है 7वीं शताब्दी और ग्रंथ है काव्यादर्श। दंडी ने काव्यादर्श नामक ग्रंथ लिखा जो अलंकार संप्रदाय में भामह के काव्यालंकार के बाद दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यानी अलंकारवादी आचार्यों में पहले नंबर पर भामह और दूसरे नंबर पर दंडी आते हैं। भामह का ग्रंथ है काव्यालंकार और दंडी का है काव्यादर्श। काव्यालंकार पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ है अलंकारवादी मत के अंतर्गत और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है दंडी का काव्यादर्श। दंडी की मूल दृष्टि यहाँ भामह से ही प्रभावित दिखाई देती है। यानी भामह की परंपरा जो उन्होंने अलंकारवाद के क्षेत्र में जो परंपरा निर्धारित की, उसी परंपरा का अनुकरण आगे आने वाले सभी अलंकारवादियों ने किया। तो इसीलिए दंडी की जो मूल दृष्टि है वो भी भामह से ही प्रभावित दिखाई देती है। काव्यादर्श में इन्होंने किस किस बात का विवेचन किया है, उसकी विषय वस्तु क्या है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, काव्य का आदर्श यानी काव्य के लक्षण, काव्य के भेद, रीति, गुण, अलंकार, यमक, चित्रबंध, प्रहेलिका, इन सब के साथ दोषों का निरूपण भी दंडी ने किया है। दोस्तों एक और बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि हम जो अलंकार पढ़ते हैं हिंदी साहित्य में, संस्कृत में उनसे बहुत अधिक विस्तृत स्वरूप है अलंकारों का। और ये जो अलंकार, यमक वगैरह तो हम पढ़ते हैं, चित्रबंध, ये प्रहेलिका, ये भी अलंकारों के ही रूप हैं, अलंकारों के ही भेद हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो इन सब का वर्णन, इसके साथ काव्य दोषों का वर्णन भी दंडी ने अपने काव्यादर्श में किया। काव्यादर्श के 4 अध्याय हैं और उसमें 650 श्लोक हैं। अगले बिंदु पर आते हैं उद्भट। 9वीं शताब्दी इनका समय माना गया। और देखिए, मैंने आपसे कहा था कि अलंकारवादी आचार्यों के आदर्श कौन रहे? भामह रहे। उन्होंने काव्यालंकार ग्रंथ लिखा तो उसी पर आधारित बाद में ग्रंथ भी लिखे गए। तो उद्भट ने 9वीं शताब्दी में एक ग्रंथ लिखा, उसका नाम है काव्यालंकार सार संग्रह। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि वे भामह की दृष्टि से प्रभावित थे, जैसे कि दंडी भी प्रभावित थे।
उद्भट अलंकारवादी परंपरा के प्रमुख आचार्य माने जाते हैं। तीसरे प्रमुख आचार्य हो गए ये अलंकारवादी परंपरा के। तीन कौन कौन हुए? भामह, दंडी और उद्भट। काव्यालंकार सार संग्रह, भामह विवरण और कुमार संभव, ये तीन ग्रंथ इन्होंने लिखे, लेकिन वर्तमान में इनका केवल एक ही ग्रंथ उपलब्ध है और वो है काव्यालंकार सार संग्रह। विवेचित विषय भामह और दंडी से प्रभावित है, यानी इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार सार संग्रह में जिन जिन बिंदुओं का वर्णन किया है, प्रतिपादन किया है, उनका पूरा दृष्टिकोण भामह और दंडी से प्रभावित स्पष्ट दिखाई देता है। अगले आचार्य हैं वामन, इनका समय भी 9वीं शताब्दी माना गया है और इनका ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्र। देखिए, काव्यालंकार भामह का ग्रंथ, दूसरा ग्रंथ काव्यालंकार पर आधारित ये एक अन्य दूसरा ग्रंथ आ गया काव्यालंकार सूत्र के नाम से। आचार्य वामन ने काव्यालंकार सूत्र नामक ग्रंथ में रीति सिद्धांत नामक एक नवीन मार्ग की स्थापना की। इसमें 5 परिच्छेद हैं इस ग्रंथ में और 319 सूत्र हैं। ये जो रीति सिद्धांत है, जिसको हम रीति संप्रदाय के नाम से काव्यशास्त्र में पढ़ेंगे दोस्तों, ये वही रीति सिद्धांत है। तो उसकी स्थापना इन्होंने अपने किस ग्रंथ में की? काव्यालंकार सूत्र ग्रंथ में की। किसने की? वामन ने की। ये बात आपको कंठस्थ होनी चाहिए। 5 परिच्छेद और 319 सूत्र हैं इस ग्रंथ में। वामन से पहले भरत मुनि ने, जिन्होंने रस के विषय में चर्चा की थी, काव्य गुण काव्य दोषों की चर्चा की थी, नाट्यालोचन के संदर्भ में, उन्होंने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र के 13वें अध्याय में एक काव्य की एक प्रवृत्ति की चर्चा की है और उस प्रवृत्ति के जो लक्षण उन्होंने बताए हैं वे बिल्कुल रीति से मिलते हैं, रीति जैसे हैं। लेकिन जो वामन ने जो रीति के लक्षण बताए वही नाट्य शास्त्र में वर्णित है, लेकिन 13वें अध्याय में। लेकिन बात फर्क इतना है कि वहां रीति शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। अग्नि पुराणकार ने भी रीति का भेदोभेद सहित उल्लेख किया है। अग्नि पुराणकार, देखिए दोस्तों, पुराण जितने भी हैं उनका जो लेखक है वो वेद व्यास को माना जाता है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये किसी एक निश्चित सीमा में बंधे हुए, किसी एक काल विशेष में रची हुई रचनाएं नहीं है, बल्कि काल क्रमानुसार इसमें अंश जुड़ते गए और ये एक वृहद आकार हो गया, जिस तरह से महाभारत लिखा गया। तो अग्नि पुराणकार की जब भी हम बात करते हैं तब हमारा उद्देश्य वेद व्यास की ओर संकेत करना होता है, क्योंकि उन्हीं को इसका लेखक माना गया है, अग्नि पुराणकार को लिखने वाले। तो यहाँ अग्नि पुराण में भी रीति के भेद और उनके उपभेदों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। वामन से पहले भामह और दंडी ने भी प्रसंगवश रीति की चर्चा की, लेकिन विस्तृत विवेचन वामन ने ही किया। रीति को विशिष्ट अर्थ प्रदान किया किसने? वामन ने। विशिष्ट अर्थ प्रदान करते हुए रीति सिद्धांत की विधिवत स्थापना का श्रेय वामन को ही जाता है। वामन ने काव्य सौंदर्य के विधायक शब्द और अर्थ के धर्मों से युक्त विशेष प्रकार की पद रचना को रीति माना और इसे ही काव्य का प्राण तत्व माना। भरत मुनि ने जैसे रस को माना, भामह ने जैसे अलंकार को माना, उसी तरह से वामन ने काव्य का प्राण तत्व रीति को माना। अब रीति का उनके अनुसार क्या अर्थ था? उनका अर्थ था कि जब काव्य के सौंदर्य को स्पष्ट करने के लिए उसके शब्दों में और अर्थों में विशेष प्रकार की कलात्मकता आ जाती है, अर्थ को अभिव्यक्त करने की क्षमता और बाहरी सौंदर्य यानी कला पक्ष और भाव पक्ष का उचित तालमेल, बहुत सरल शब्दों में मैं बताऊं, उसी प्रकार की पद रचना को रीति कहते हैं। और यही काव्य का प्राण तत्व है, क्योंकि जब तक शब्द प्रयोग सुंदर भावानुकूल नहीं होगा, जब तक अर्थ की अभिव्यक्ति, जिस अर्थ को अभिव्यक्त करना चाहता है साहित्यकार या कवि, उस अर्थ की अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं होगी, तब तक पाठक के हृदय में स्थान बनाने की क्षमता किसी भी काव्य कृति में हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर जिस विशिष्ट पद रचना की बात वामन ने की, उसके लिए रीति शब्द का इस्तेमाल किया। यही कारण है कि रीति की परिभाषा करते हुए वे कहते हैं विशिष्ट पद रचना रीति, यानी विशिष्ट पद रचना ही रीति है। और विशिष्ट पद रचना क्या है? जिसमें शब्दों का और अर्थों का अद्भुत सौंदर्य उभर कर सामने आए। काव्यालंकार सूत्र में 5 अधिकरण हैं। दोस्तों, संस्कृत साहित्य की परंपरा में जो ग्रंथ लिखे गए उनमें अध्याय शब्द का प्रयोग बहुत कम मिलता है। कहीं पर उद्योत है, कहीं पर प्रकरण है, कहीं पर अधिकरण है। तो हम जितने भी ऐसे शब्द आए, आप उनको अध्याय के रूप में ही ग्रहण करें।
तो काव्यालंकार जो सूत्र है वामन का ग्रंथ, उसमें 5 अधिकरण यानी 5 अध्याय हैं। पहले अधिकरण में काव्य की आत्मा के रूप में रीति की प्रतिष्ठा कर कवि ने यानी वामन ने, आचार्य वामन ने उसके भेदों और उपभेदों का विस्तृत विवेचन किया है। कौन से अधिकरण में? प्रथम अधिकरण। बाकी के जो 4 अधिकरण हैं उनमें काव्य के दोष, गुण, अलंकार और शब्द शुद्धि का विवेचन किया गया है। अगले जो आचार्य हैं वे हैं रुद्रट, इनका समय भी 9वीं शताब्दी, और देखिए इन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है काव्यालंकार। भामा का ग्रंथ भी काव्यालंकार है, रुद्रट का ग्रंथ भी काव्यालंकार है। परीक्षा में यदि ग्रंथों और उनके रचयिताओं से संबंधित प्रश्न आए तो निश्चित रूप से अगर काव्यालंकार ग्रंथ है तो या तो भामा का नाम विकल्प में होगा या रुद्रट का, दोनों का हो ही नहीं सकता। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। रुद्रट मूलतः भामा से ही प्रभावित अलंकारवादी आचार्य, अभी तक जितने भी अलंकारवादी आचार्यों की हमने चर्चा की वे सब भामा से ही प्रभावित है, क्योंकि भामा अलंकारवाद के आदि आचार्य हैं। परंतु रस के प्रति उनकी दृष्टि अनुदार नहीं थी। यहां फर्क है रुद्रट के दृष्टिकोण में। रुद्रट अलंकार को महत्व देते हैं लेकिन रस की उपेक्षा नहीं करते कि रस का कोई महत्व नहीं है, ये बात वो नहीं मानते। यहां पर उनका मत भामा से भिन्न हो जाता है। रुद्रट के काव्यालंकार अलंकार विवेचन की दृष्टि से अत्यंत विस्तृत और व्यापक ग्रंथ है। आगे चलें। काव्यालंकार में 16 अध्याय हैं और 734 श्लोक हैं। रुद्रट ने अपने इस ग्रंथ में वास्तव, औपम्य, अतिशय और श्लेष नामक अलंकारों के मूल तत्वों का स्थिरीकरण किया है। ये सब अलंकार हैं जिनमें से हम केवल श्लेष को पढ़ते हैं और अतिशय को अतिशयोक्ति के रूप में पढ़ते हैं। इन सब अलंकारों में औपम्य को उपमा के रूप में पढ़ते हैं। तो इस तरीके से ये सारे अलंकार हैं, इनके वास्तविक स्वरूप का, उनके लक्षणों का निर्धारण किया रुद्रट ने और वर्गीकरण किया। उसके अलावा कुछ नए अलंकारों की उद्भावना भी रुद्रट ने की। रुद्रट ने परंपरा से प्रचलित जो 9 रसों की मान्यता है उसमें प्रेयस नाम का एक 10वां रस भी जोड़ा, यानी एक नए रस की उद्भावना की प्रेयस के रूप में। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, आप ध्यान में रखेंगे। अगले विद्वान आचार्य हैं आनंदवर्धन, 9वीं शताब्दी इनका समय है और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है ध्वन्यालोक। संस्कृत काव्यशास्त्र परंपरा के प्रबलतम और सर्वमान्य ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले हैं आनंदवर्धन। ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ जो है इनका वो 4 उद्योतों में विभक्त है। पहले अध्यायों की बात हुई लेकिन अधिकरण थे, लेकिन यहां अध्यायों के लिए शब्द इस्तेमाल किया गया है उद्योत। प्रथम उद्योत में प्राचीन आचार्यों की ध्वनि विषयक निष्पत्तियों का खंडन किया गया है, यानी आनंदवर्धन ने पहले अध्याय में अपने ग्रंथ के ध्वन्यालोक के पहले अध्याय में क्या किया है, जो भी पूर्ववर्ती उनके आचार्य थे उन्होंने ध्वनि के विषय में जो भी मत प्रस्तुत किए उनका खंडन किया है। दूसरे और तीसरे अध्याय में ध्वनि के भेद और उसके उपभेदों की चर्चा की है और चौथे में ध्वनि के प्रयोजन का विस्तार से वर्णन किया है। और इस ध्वनि सिद्धांत को हम बाद में अलग से विस्तृत रूप में पढ़ेंगे। आनंदवर्धन ने व्याकरण शास्त्र के स्फोटवाद से प्रेरणा पाकर ध्वनि सिद्धांत की परिकल्पना प्रस्तुत की। अब क्या है ये स्फोटवाद? दोस्तों, ये जो स्फोटवाद शब्द है इसका मूल शब्द है स्फोट, जिसका सबसे पहला प्रयोग पतंजलि ने किया। और ये जो स्फोट शब्द है इसका अर्थ है खुलना या विस्तार। अब ये सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत में ये माना जाता है दोस्तों कि कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ण स्वतंत्र रूप से उसमें अपने अर्थ को अभिव्यक्त करने की क्षमता नहीं होती। किसी भी शब्द, वर्णों से जब शब्द बनता है तो उसमें भी अर्थ अभिव्यक्ति की क्षमता नहीं होती। लेकिन जब वो शब्द एक वाक्य के रूप में प्रयुक्त होकर अन्य शब्दों के साथ, वाक्य के अन्य शब्दों के साथ अन्वित हो जाते हैं, अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं, तब वो अपने स्वरूप को, अपने अर्थ को पूरी तरह से अभिव्यक्त कर पाता है। और यही है स्फोटवाद। और इसी के आधार पर उन्होंने ध्वनि सिद्धांत की परिकल्पना प्रस्तुत की। काव्य के अलंकार, रीति और रस नामक सर्व प्रतिष्ठित सिद्धांतों को इन्होंने अमान्य घोषित किया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। आनंदवर्धन ने अलंकार, रीति और रस इनको अमान्य घोषित किया और केवल ध्वनि की बात की और ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। इसको भी ध्यान में रखना है।
अगले आचार्य हैं भट्टनायक, इनका समय है 10वीं शताब्दी और ग्रंथ है हृदय दर्पण। भट्टनायक ने ध्वनि सिद्धांत के पूर्णतः प्रतिष्ठित हो जाने के बाद भी उसके प्रति कोई विशेष सहानुभूति अभिव्यक्त नहीं की। क्या अर्थ हुआ इस पंक्ति का? इसका अर्थ ये हुआ कि भट्टनायक से पहले आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत काव्य शास्त्र परंपरा में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान बना चुका था, लेकिन फिर भी भट्टनायक ने उसके प्रति कोई विशेष रुझान अभिव्यक्त नहीं किया। भट्टनायक ने जो हृदय दर्पण नामक ग्रंथ लिखा वो वर्तमान में उपलब्ध नहीं है, लेकिन विद्वानों का अनुमान है कि इसमें भट्टनायक ने ध्वनि सिद्धांत का प्रबल खंडन किया था, लेकिन इसका कोई निश्चित आधार हमारे पास नहीं है। इनका रस के प्रति आग्रह सर्वथा स्पष्ट है। भट्टनायक रसवादी आचार्य के रूप में जाने जाते हैं। अगले आचार्य हैं अभिनव गुप्त, इनका समय है 10वीं शताब्दी और ग्रंथ है इनका अभिनव भारती। अभिनव गुप्त ने अपने गुरु, ये भी प्रश्न पूछा जाता है अभिनव गुप्त के गुरु कौन थे, तो भट्टतोत अभिनव गुप्त के गुरु थे। उनकी प्रेरणा से अभिनव भारती नामक ग्रंथ की रचना की। रसवादी आचार्य हैं और नाट्य शास्त्र की अत्यंत, और ये जो अभिनव भारती है इनका ग्रंथ, इसमें नाट्य शास्त्र जो भरत मुनि का है उसकी अत्यंत विद्वतापूर्ण, विस्तृत और गहरी व्याख्या प्रस्तुत की गई थी। अभिनव गुप्त ने द्वैतवाद पर आधारित भट्टनायक के भोगवाद का खंडन किया और रसानुभूति को अद्वैत से प्रेरित अभिव्यक्ति का दार्शनिक आधार प्रदान किया। इस पंक्ति का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ है कि वे कहते हैं, अभिनव गुप्त का मानना है कि जो स्थायी भाव होते हैं वो मनुष्य के हृदय में होते हैं और वही विभावादि के साथ मिलकर के सहयोग से उत्कर्ष को प्राप्त होते हैं और तभी वह कलाजन्य जो आनंद है उसको सहृदय व्यक्ति भोग पाता है। तो ये उनका दार्शनिक आधार था, उसे बिल्कुल नए दृष्टिकोण से उन्होंने प्रस्तुत किया। अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक जो आनंदवर्धन का था उस सुप्रसिद्ध ग्रंथ पर एक टीका लिखी जिसका नाम है ध्वन्यालोक लोचन। इस ग्रंथ में ध्वनि की गंभीर मीमांसा प्रस्तुत की। मीमांसा का अर्थ है व्याख्या, विश्लेषण, आलोचना। आनंदवर्धन के मत की को पूरी स्पष्ट रूप से उन्होंने ध्वन्यालोक लोचन में अभिव्यक्त किया। अगले आचार्य आते हैं राजशेखर, 10वीं शताब्दी में हुए और उनके ग्रंथ का नाम है काव्य मीमांसा। राजशेखर ने काव्य मीमांसा में काव्य शास्त्र के विविध पक्षों का विश्लेषण किया और वर्तमान में काव्य मीमांसा ग्रंथ का केवल पहला अधिकरण ही उपलब्ध है जिसमें कवि और काव्य के स्वरूप, काव्य के भेद आदि का वर्णन किया गया है। काव्य पुरुष का प्रसिद्ध रूपक राजशेखर की ही निजी कल्पना है। काव्य की एक पुरुष के रूप में कल्पना की गई संस्कृत साहित्य में और उस कल्पना को करने वाले व्यक्ति थे, विद्वान थे, आचार्य थे राजशेखर। अगले आचार्य हैं धनंजय, इनका समय भी 10वीं शताब्दी और इन्होंने दशरूपक नामक ग्रंथ लिखा। धनंजय का जो दशरूपक है दोस्तों वो नाट्यालोचन की दृष्टि से एक दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। पहला महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, और दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है धनंजय का दशरूपक। इन्होंने ध्वनि को तात्पर्यावृत्ति में अंतर्भूत किया। तात्पर्यावृत्ति का अर्थ होता है कि जब शब्द न तो किसी भी शब्द में, किसी वर्ण में अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता है, न शब्द में, बल्कि वाक्य के द्वारा एक जो निहित अर्थ है, वास्तविक अर्थ, वो अभिव्यक्त होता है और वाक्य की उस वास्तविक अर्थ को अभिव्यक्त करने की जो शक्ति है उसे तात्पर्यावृत्ति कहा इन्होंने। ग्रंथ के चौथे प्रकाश में धनंजय ने रस मत को प्रतिपादित किया और इनका जो रस संबंधी मत है वो भट्टनायक से प्रभावित प्रतीत होता है। अगले आचार्य हैं भोजराज, इनका समय है 10वीं शताब्दी और इन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो है सरस्वती कंठाभरण और दूसरा ग्रंथ है श्रृंगार प्रकाश। सरस्वती कंठाभरण जो ग्रंथ है उसमें प्रथम 5 परिच्छेद यानी अध्यायों में दोष यानी काव्य के दोष, काव्य के गुण, अलंकार, रस, भाव, संधि, वृत्ति, इनका विवेचन किया गया है। और श्रृंगार प्रकाश जो है उसमें 36 अध्याय हैं। ये विस्तृत विशाल ग्रंथ है, 36 अध्याय हैं और इनमें भी काव्य के जितने भी पक्ष हैं, जो भी अंग 10 अंग माने गए हैं, उन सबका विस्तृत विवेचन मिलता है। भोजराज का अलंकार संबंधी जो मत है वो दंडी से प्रभावित है। इन्होंने श्रृंगार को ही एकमात्र रस स्वीकार किया और रस शास्त्र के विकास क्रम की दृष्टि से इनका मत अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यानी ये मानते हैं कि श्रृंगार ही एकमात्र रस है। आगे चलें।
क्षेमेंद्र अगले आचार्य, 11वीं शताब्दी, ग्रंथ कवि कंठाभरण और औचित्य विचार चर्चा, ये दो ग्रंथों की इन्होंने रचना की। औचित्य विचार चर्चा इनका एक मौलिक ग्रंथ है। इसमें इन्होंने औचित्य तत्व की स्थापना की। जो औचित्य सिद्धांत काव्य शास्त्र में आता है, उसकी औचित्य विचार चर्चा नामक ग्रंथ में उसका प्रतिपादन किया गया आचार्य क्षेमेंद्र के द्वारा, और इसके पूरे भेद और उपभेदों का वर्णन यहाँ पर किया गया। और उन्होंने कहा कि काव्य का सर्वस्व औचित्य ही है। क्षेमेंद्र के औचित्य सिद्धांत को विशेष मान्यता प्राप्त नहीं हुई। यही कारण है कि अधिकांश काव्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथों में जब संप्रदायों की चर्चा होती है तो 5 ही संप्रदायों की चर्चा होती है, क्योंकि औचित्य संप्रदाय को विशेष मान्यता नहीं दी गई। अगले आचार्य है कुंतक, इनका समय भी 10वीं शताब्दी और ग्रंथ का नाम है वक्रोक्ति जीवितम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना कुंतक ने इसी ग्रंथ में की। कुंतक का आविर्भाव संस्कृत काव्यशास्त्र के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। वक्रोक्ति जीवितम के में 4 उन्मेष है, यानी यहाँ अध्यायों को उन्मेष कहा गया है, और इसमें वक्रोक्ति का स्वरूप का निर्धारण किया गया है और उसके भेदों और उपभेदों की विस्तृत चर्चा की गई है। कुंतक ने भामह, दंडी, रुद्रट और वामन द्वारा जो वक्रोक्ति अलंकार को जो सीमित रूप में विवेचित किया गया था, उसे अत्यंत व्यापक संदर्भ में प्रस्तुत किया और ध्वनि सिद्धांत के विरोध में, ध्यान देंगे, वक्रोक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन कुंतक ने ध्वनि सिद्धांत के विरोध में किया। तो ध्वनि सिद्धांत के विरोध में वक्रोक्ति सिद्धांत की स्थापना की बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। अगले बिंदु पर आते हैं। कुंतक ने काव्य के सभी तत्वों को वक्रोक्ति के व्यापक परिवेश में अंतर्भूत कर लिया और उसे काव्य की आत्मा घोषित किया। उनकी दृष्टि में प्रसिद्ध कथन की शैली से भिन्न चारुतर, विचित्र एवं असाधारण वर्णन शैली ही वक्रोक्ति है। इस पंक्ति को समझ लेते हैं कि आखिर जिस वक्रोक्ति में उन्होंने काव्य के सभी तत्वों को समाहित किया, उससे उनका तात्पर्य क्या था। तो देखिए, उन्होंने कहा प्रसिद्ध कथन, जिस तरह से हम आमतौर पर बात करते हैं, जो लोक प्रचलित वाक्य की शैली है, उससे अलग शैली, यानी विशिष्ट जो शैली हो, उससे भिन्न शैली, उस कहने की का तरीका अलग हो, चारुतर हो, यानी लोक प्रचलित जो शैली है, जो तरीका है, उससे की अपेक्षा सुंदर हो, कलात्मक हो, विचित्र हो, आकर्षण की क्षमता हो, और असाधारण हो, जिसके द्वारा काव्य का पूरा अर्थ सहज रूप में पाठक के हृदय में स्पष्ट हो जाए, अभिव्यक्त हो जाए, उसी वर्णन शैली को कुंतक ने वक्रोक्ति माना। कुंतक ने काव्य को कवि प्रतिभा प्रसूत, प्रसूत का मतलब होता है उत्पन्न, जन्म लेना, कवि की प्रतिभा से, विद्वता से उत्पन्न माना। किसको? काव्य को। और काव्यानंद को कला से उत्पन्न होने वाला आनंद माना। परवर्ती आचार्यों ने वक्रोक्ति के इस व्यापक अर्थ को अमान्य ठहराया, यानी कुंतक के बाद जो आचार्य आए, उन्होंने कुंतक के इस मत को स्वीकार नहीं किया, यानी वक्रोक्ति के इस व्यापक अर्थ को स्वीकार नहीं किया और वक्रोक्ति को केवल एक अलंकार के रूप में ही माना, जैसा कि कुंतक के पूर्ववर्ती दंडी आदि आचार्यों ने माना था। अब बातें हैं अगले आचार्य मम्मट। इनका समय आता है 11वीं शताब्दी और इनके द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य प्रकाश। ये ध्वनि समर्थक आचार्य हैं, ये ध्यान देंगे आप। मम्मट का काव्य प्रकाश एक समन्वयात्मक ग्रंथ है, यानी इसमें सभी पूर्ववर्ती आचार्यों के मतों को समन्वित दृष्टिकोण से विवेचित किया गया है। काव्य प्रकाश में काव्य के लक्षण क्या क्या प्रतिपादित है? काव्य के लक्षण, काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अर्थ के स्वरूप का विस्तृत विवेचन है। लेकिन उस विस्तृत विवेचन में सर्वत्र ध्वनि की ही प्रधानता प्रतिध्वनित होती है। मम्मट ने अनुमानवाद, अभिधावाद, लक्षणवाद का खंडन किया और रस को रस ध्वनि के नाम से ध्वनि के एक प्रकार के रूप में मान्यता दी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। रस को उन्होंने किस रूप में दी? रस और ध्वनि को सामंजस्य किया और उसको रस ध्वनि नाम देकर उन्होंने काव्य की आत्मा के रूप में उसे मान्यता प्रदान की। अगले विद्वान है पंडित राज जगन्नाथ। इनका समय आता है 17वीं शताब्दी और ग्रंथ है रस गंगाधर। ये भी ध्वनि मत के समर्थ व्याख्याकार हैं, आचार्य हैं, और ये ध्वनि मत के अंतिम आचार्य माने जाते हैं। प्रश्न यदि पूछा जाए अंतिम आचार्य ध्वनि मत के कौन है, तो पंडित राज जगन्नाथ का नाम आपको ध्यान में होना चाहिए। अप्पय दीक्षित और अनेक पूर्ववर्ती काव्य शास्त्रियों के मतों का तर्कपूर्ण खंडन किया पंडित राज
जगन्नाथ ने और ध्वनि मत का समर्थन किया। ध्वनिवाद के प्रबल समर्थक होने के बावजूद रस की उपेक्षा नहीं की, यानी रस को भी माना और ध्वनि को भी माना। ध्वनि के प्रबल समर्थक थे लेकिन रस की उपेक्षा उन्होंने नहीं की। ध्वनि के 5 भेदों में रस ध्वनि, यानी मम्मट ने जिस रस ध्वनि को माना उसी को इन्होंने सर्वश्रेष्ठ माना और उसे काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार किया। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों जो हमें भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा के अंतर्गत याद रहने चाहिए। तो पहला बिंदु है कि संस्कृत काव्यशास्त्र की सुदीर्घ परंपरा दूसरी शती से प्रारंभ होती है, यानी आचार्य भरत से प्रारंभ होती है और 17वीं शती तक अर्थात पंडित राज जगन्नाथ तक अनवरत चलती है। ये बात आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि किस कालावधि में, किस समय सीमा के अंतर्गत संस्कृत साहित्य परंपरा विकसित हुई। संस्कृत काव्य शास्त्र में अलंकार, रीति, वक्रोक्ति को देहवादी काव्य मत माना गया है। देहवादी जैसे शरीर हमारा बाहरी आवरण है हमारी चेतना का, तो ये भी काव्य के बाहरी आवरण के रूप में स्वीकार किए गए सिद्धांत, इनको देहवादी कहा गया और रस और ध्वनि को आत्मवादी कहा गया। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। काव्य की आत्मा के रूप में केवल और रस और ध्वनि को ही मान्यता दी गई। मम्मट ने ध्वनि का पक्ष लेते हुए भी रस को अत्यधिक गौरव प्रदान किया। हम पढ़ चुके हैं कि उन्होंने रस ध्वनि का समर्थन किया। आचार्य विश्वनाथ ने रस को काव्य का सर्वस्व घोषित करते हुए भी ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्ति पाने वाले रस अर्थात रस ध्वनि को उत्तम काव्य के रूप में माना, यानी मम्मट ने जो बात कही उसी का समर्थन किया आचार्य विश्वनाथ ने। भानु मिश्र ने रस तरंगिणी और रस मंजरी नामक 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। रस तरंगिणी में प्रमुखतः रस का और रस मंजरी में नायक नायिका भेद का उन्होंने विश्लेषण किया। अप्पय दीक्षित ने 3 ग्रंथ लिखे, वृत्ति वार्तिक, कुवलयानंद और चित्र मीमांसा। अप्पय दीक्षित का वृत्ति वार्तिक जो ग्रंथ है, इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। ये शब्द शक्ति विषयक ग्रंथ है, आपको ध्यान में रखना है। संस्कृत काव्यशास्त्र परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और ग्रंथकार जिनके विषय में हमें पता होना चाहिए। भट्टतौत 10वीं शताब्दी में हुए और इन्होंने ग्रंथ लिखा काव्य कौतुक। अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी में हुए जिन्होंने एक ग्रंथ और लिखा, कई ग्रंथ लिखे, उनमें से एक की चर्चा अभिनव भारती की हम कर चुके और दूसरा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है तंत्रालोक। महिम भट्ट 11वीं शताब्दी में हुए, उनके ग्रंथ का नाम है व्यक्ति विवेक। रुयक 12वीं शताब्दी में हुए और उन्होंने ग्रंथ लिखा अलंकार सर्वस्व। शारदा तनय 13वीं शताब्दी में हुए, उन्होंने लिखा ग्रंथ भाव प्रकाशन। इन सब पर काल क्रम पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आपको ये याद रखना है। जयदेव 13वीं शताब्दी में हुए और ग्रंथ उन्होंने लिखा चंद्रालोक। विश्वनाथ 14वीं शताब्दी में हुए और ग्रंथ उन्होंने लिखा साहित्य दर्पण। विद्याधर 14वीं शताब्दी में हुए और उनके ग्रंथ का नाम है एकावली। रूप गोस्वामी 16वीं शताब्दी में हुए और उन्होंने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम है उज्ज्वल नीलमणि। अप्पय दीक्षित भी 16वीं शताब्दी में हुए और उनके ग्रंथ का नाम है वृत्ति वार्तिक। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम और अच्छी तरह से अपने ध्यान में रख लें। पहला है जयदेव का जो चंद्रालोक है वो एक अलंकार ग्रंथ है। इसमें 10 मयूख, यानी देखिए अध्यायों को का क्या कहा गया है, मयूख कहा गया है। 10 मयूख है और 35 अनुष्टुप श्लोक यहाँ पर मिलते हैं। कई बार इन ग्रंथों से संबंधित प्रश्न भी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। आचार्य विश्वनाथ का जो साहित्य दर्पण है ये 10 परिच्छेदों में विभक्त है और ये सर्वांगपूर्ण ग्रंथ है, यानी पूरे काव्यशास्त्र के सभी अंगों का अच्छी तरह से विश्लेषण प्रस्तुत करता है। विद्याधर ने जो एकावली और काव्य प्रकाश, एकावली नामक जो ग्रंथ लिखा वो काव्य प्रकाश की शैली पर लिखा हुआ ग्रंथ है, यानी एकावली काव्य प्रकाश से प्रभावित ग्रंथ है। अभिनव गुप्त ने जो अभिनव भारती लिखा, रामचंद्र गुणचंद्र ने जो नाट्य दर्पण लिखा, धनंजय ने जो दृश्य रूपक लिखा और शारदा तनय ने भाव प्रकाशन, ये सारे के सारे ग्रंथ कंठस्थ कर लेंगे आप, नाट्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ हैं। कौन कौन से? अभिनव भारती, नाट्य दर्पण, दश रूपक और भाव प्रकाशन। ये चारों ग्रंथ नाट्य शास्त्र यानी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, इन्हें आपको भूलना नहीं है। अभिनव गुप्त ने अभिनव भारती, ध्वन्यालोक लोचन, काव्य कौतुक विवरण नामक जो 3 ग्रंथ लिखे वो तीनों टीका ग्रंथ हैं दोस्तों। और वो टीका ग्रंथ किस किस की कौन सी टीका है? अभिनव भारती जो टीका है वो है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की।
ध्वन्यालोक लोचन जो टीका है वो है आनंदवर्धन के ध्वन्यालोक की, और काव्य कौतुब विवरण नामक जो टीका है वो उनके अपने गुरु भट्टतौत के द्वारा रचित काव्य कौतुब ग्रंथ की टीका है। तो ये तीनों ग्रंथ अभिनव गुप्त के टीका ग्रंथ हैं। अभिनव गुप्त का एक और ग्रंथ है तंत्रालोक, और वो एक उत्कृष्ट दार्शनिक ग्रंथ है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे। 12वीं शताब्दी में रामचंद्र गुणचंद्र कृत नाट्य दर्पण नाट्य शास्त्र का तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके 4 विवेकों में, विवेक यानी अध्याय में क्रमशः नाटक, प्रकरण, रस और भाव के अभिनय और रूपक के लक्षण का विवेचन किया गया है। यानी ये जो है ना प्रकरण शब्द, ये रूपक शब्द, ये सब नाटक के अलग अलग भेद हैं दोस्तों। तो इन सब का विस्तृत वर्णन, इनके लक्षण बताए गए और इन सबके स्वरूप का विवेचन किया गया है। भरत, भामह, वामन, आनंदवर्धन और कुंतक ये काव्य शास्त्री उद्भावक आचार्य हैं। इन्होंने सिद्धांतों की स्थापना की, तो इनको उद्भावक आचार्य माना जाता है। रुद्रट, भोजराज, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ ये संग्रहकर्ता आचार्य हैं। इन्होंने अपने पूर्ववर्ती जो आचार्य हुए उनके सिद्धांतों का अपनी कृतियों में संग्रह किया और उनका विवेचन और विश्लेषण किया। राजशेखर, अग्निपुराणकार, रुय्यक, जयदेव, हेमचंद्र, वाग्भट्ट प्रथम भी संग्रह ग्रंथों के ही निर्माता हैं। उनके ग्रंथों में भी मौलिक उद्भावनाएं बहुत कम है। भट्ट लोलट, शंकुक, भट्टतौत, भट्टनायक भरत मुनि के रस सूत्र के प्रतिपादक आचार्य हैं। भट्ट वामन, झलकीकर, गोविंद ठाकुर ये प्रमुखतः टीकाकार हैं। अभिनव गुप्त ने भी टीकाएं लिखी, हमने 3 टीकाओं की अभी चर्चा की, लेकिन उन्हें टीकाकार की अपेक्षा एक आचार्य के पद से विभूषित किया गया अपने सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद के कारण। समस्त काव्य शास्त्रीय परंपरा को 5 सिद्धांतों में मोटे तौर पर विभक्त किया गया है। रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत। औचित्य भी एक सिद्धांत है क्षेमेंद्र का, लेकिन मैंने पहले भी चर्चा की कि इसे अधिक मान्यता नहीं मिली, इसलिए इसकी चर्चा इन 5 प्रमुख सिद्धांतों में नहीं की जाती। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि भारतीय काव्यशास्त्र की पृष्ठभूमि अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी, और वो आधार जो मैंने इस सत्र के माध्यम से आपके मस्तिष्क में बनाने की कोशिश की है वो काफी कुछ बन गया होगा। अगले सत्र के इंतजार में रहिए और भूल जाइए कि नाट्यशास्त्र या काव्यशास्त्र डरावना विषय है। नमस्कार।